अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं। और आपकी इस असंतुष्टि की वजह होगी आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम्स, आपकी ढेर सारी ख्वाहिशें और आपके ढेर सारे तनाव। कोई कहेगा मेरी अच्छी जॉब नहीं है, कोई कहेगा मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, तो कोई कहेगा कि मेरे पास अच्छा घर नहीं है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इस इंडिया में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनके पास जिंदा रहने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी मौजूद नहीं हैं। प्रेमचंद की एक काफ़ी फेमस स्टोरी है पूस की रात। उसमें एक मुख्य पात्र है हल्कू। हल्कू जैसे कई इंसान अभी भी हमारे आसपास हैं, जिनके वजह से हमें 2 वक्त की रोटियां तो काफ़ी आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हम कभी उनकी स्थिति का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जो कि इंसान को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो भी शायद नहीं होती हैं। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी को सुनते हैं। इस कहानी का नाम है पूस की रात। इस कहानी के कैरेक्टर्स हैं हल्कू, जो कि एक किसान है, उसकी पत्नी मुन्नी और उसका कुत्ता झबरा। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। पूस यानी कि कड़ाके की ठंड। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, क्योंकि उसका नाम हल्कू था, जो कि अपने शरीर से बिल्कुल विपरीत था। स्त्री के समीप वह आया और खुशामद करके बोला, ला दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए हम कोई दूसरा उपाय सोच लेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके तुम दूसरा उपाय, जरा सुनो तो, कौन उपाय करोगे? कोई खैरात में देगा कंबल? न जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आता है। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से तो बहा जाए। मैं रुपए ना दूंगी, नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और बेचारा इस तरह बाहर निकला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वह भी आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था कि घर में पुआल पर लेट रहे, तो क्या यहाँ पे क्या लेने आया है? अब खा ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे कि मैं तो यहाँ पे हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है शायद। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ,
नहीं तो यहीं पे ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चीलम पीऊं, किसी तरह रात तो काटे। 8 चीलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़ा गुजर जाए उनसे। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चीलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? जाड़ा तो क्या ही जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। जबरा, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब तो सो ही जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसका हृदय में कंपन होने लग गया। कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह उसे रहा न गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से लिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से उसने आज तक गले न लगाया था। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को भी तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी से बाहर आकर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया था। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड जरा भी कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात बची हुई है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत हूं। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो इस तरह बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। झबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता झबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाटे तो जाएंगे तो फिर आकर सो जाएंगे हम दोनों, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में कुछ सुगंध आ रही है।
जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर से यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। अगले क्षण में उसने दोहरा उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला लिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब तो ठंड नहीं लग रही? जबरा ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी क्या? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा जाओ, इस अलाव को कूद कर पार करो, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गया बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी मुझसे। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, यह सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कानों में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में वो चर रही हैं। उनके चरवाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा कि नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में आ ही नहीं सकता। नोच ही डाले वो तो, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे कोई धोखा हुआ होगा। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर सा प्रतीत हो रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने जोर से आवाज लगाई, लियो लियो लियो। जबरा फिर से भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट तो उसका सर्वनाश किए डालते हैं हमेशा। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गायें खेत का सफाया किए डालती थीं और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गरम जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है क्या? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं तो मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि वो तो बस मैं ही जानता हूँ।
दोनों फिर खेत के डांड पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मंडैया के पीछे चित लेटा है, मानो प्राण ही न बचे हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात। आई होप आपको पसंद आई होगी। आपने देखा कि किस तरीके से किसान की गरीबी, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी उनकी पूरी नहीं हो पाती हैं। और ये ऐसा नहीं है कि उस समय की ही कहानी है और उस समय ही किसानों की ऐसी कंडीशंस हुआ करती थी। आज भी कई हल्कू हमारे समाज में हैं, हमारे समाज में जिंदा हैं जिनकी स्थिति इसी प्रकार है और हम में से किसी का भी दिमाग, किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है। आपको ये स्टोरी सुन के इतना तो दिमाग में आ ही गया होगा कि हमारी समस्याएं जो हम लेकर के छोटी छोटी चीज़ का रोना रोते हैं, वो समस्याएं इनकी समस्याओं से कहीं ज़्यादा छोटी हैं और न के बराबर हैं। जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। 2 वक्त की रोटी मिलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो आपको भगवान से, मतलब भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। आप ट्राई करके, प्रयत्न करके और संघर्ष करके अपनी ज़िंदगी को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो ये है इंडिया की आज की भी स्थिति इसी प्रकार है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हमारे अन्नदाता कहे जाने वाले किसान इस प्रकार ठंड में और अत्यधिक गर्मी में किस प्रकार अपने जीवन का गुजारा करते हैं। तो आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन तो वो भी आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई अगर कमी रह गई हो, कोई अगर लगता हो कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।